सुन रहे हैं रहस्यमयी मुखौटे की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सावित्री अपने कमरे में उन चमगादड़ों का शिकार बन चुकी थी, जहां उन्हें पहले ये सब एकदम वहम लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये वहम असलियत का रूप ले चुका था और सावित्री की चीख इसका सबूत थी। सुबह हुई तो नताशा को लगा, आज माँ को क्या हो गया? उनकी नींद अब तक नहीं खुली। फिर मन में ख्याल आया, कल अच्छे से सो नहीं पाई थी तो शायद नींद नहीं खुली होगी, थोड़ी देर और सो लेने देती हूँ। ये सोचते हुए नताशा ने माँ के कमरे का दरवाजा नहीं खटखटाया, लेकिन जब सुबह के 10 बज गए तो नताशा को कुछ चिंता सी हुई और उसने माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जिससे वो कुछ परेशान सी हो गई। कुछ देर तक दस्तक देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वो दौड़ के एक पड़ोसी को बुला लाई और अब दोनों लोगों ने जोर से दरवाजे को झटका दिया। 2-3 झटकों में दरवाजे की कुंडी टूट गई और दरवाजा खुलते ही नताशा ने कमरे के भीतर जो देखा तो वो सन्न रह गई। माँ कहाँ गई? खाली कमरा देखकर नताशा ने चौंकते हुए कहा। जब माँ को उसने अपने कमरे में नहीं पाया तो वो दौड़ी दौड़ी बाकी के कमरों और वॉशरूम में भी देख आई, लेकिन सावित्री कहीं भी नहीं दिखी। जब नताशा ने घर के अंदर माँ को नहीं पाया तो उसे ऐसा लगा कि हो सकता है वो कहीं बाहर निकल गई हो। ये सोच वो आसपास मोहल्ले में तलाश करने के लिए निकल गई, लेकिन जब आसपास पता करने पर भी सावित्री के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो उसकी चिंता और बढ़ गई। उसने तुरंत तानिया को फोन किया और बोली, यार तानिया, मेरी माँ जाने कहाँ चली गई है। आसपास हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले दिया गायब हो गई और अब माँ का कोई अता पता नहीं। ये कहते कहते नताशा का गला भर आया। उधर से तानिया बोली, अरे नताशा, तू परेशान मत हो, आंटी आ जाएंगी, आस पड़ोस में होंगी कहीं। अच्छा सुन, हम लोग भी आ रहे हैं तेरे घर पर। थोड़ी ही देर में करीम की कार नताशा के घर के सामने रुकी, जिसमें से तानिया, विशाल और करीम जल्दबाजी में बाहर निकलकर घर के भीतर की तरफ बढ़ गए। अंदर नताशा उन सभी का इंतजार ही कर रही थी। नताशा ने सबको सुबह से लेकर अभी तक का सारा वृतांत बताया तो विशाल, तानिया और करीम अपनी अपनी तरह माँ को खोजने के तरीके बताने लगे। विशाल ने कहा, क्यों ना हम दिया और माँ दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट अखबार में छपवा दे। लेकिन नताशा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि माँ तो आज ही गायब हुई है और दिया की खोज पुलिस कर रही है। तभी तानिया बोली, हमें रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर आंटी की फोटो वहां लोगों को दिखाकर पूछना चाहिए, क्या पता किसी ने देखा हो। वहीं जब विशाल और तानिया बाहर हॉल में बैठकर नताशा से बात कर रहे थे, तभी करीम वहां से उठकर सावित्री के कमरे में ये देखने चला गया कि आंटी ने जाते वक्त कहीं कोई लेटर तो नहीं छोड़ा। करीम सावित्री के कमरे के भीतर था और इधर उधर हर कोने में, बिस्तर के नीचे, पर्दों के पीछे, अलमारी के नीचे ऐसे खोजबीन करने लगा जैसे सीआईडी वाले करते हैं। तभी अचानक अलमारी के पीछे उसे वही थैला दिख गया जिसे नताशा डोमला पार्क से लेकर आई थी और यहाँ छिपा कर रखा था। करीम ने जब उस थैले को देखा तो उसे कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि थैले के किनारों से मुखौटे की चमकदार आभा बाहर आ रही थी। वो चमक देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने थैले को बाहर निकाल लिया।
वो जल्दबाजी में उसको खोलकर देखना चाहता था कि आखिर ये चीज क्या है जो इतनी चमक रही है। करीम ने जैसे ही उसे खोला तो वो एक सोने के चमचमाते मुखौटे को देखकर अवाक रह गया। अरे ये तो सोने का लगता है, बहुत कीमती होगा, करीम ने मन ही मन कहा और उसने मुखौटे को झोले से निकालकर अपने हाथ में ऐसे पकड़ लिया जैसे वो मुखौटे से पूरी तरह सम्मोहित हो चुका हो। मैं एक काम करता हूँ, इसको अपने साथ लिए जाता हूँ। करीम को मुखौटे ने इतना अधिक सम्मोहित कर लिया था कि वो ये तक भूल गया कि अपने दोस्त के घर से उसे बगैर बताए कुछ ले जाने की सोच रहा था। करीम सावित्री के कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि नताशा, तानिया और विशाल घर के बाहर खड़े थे और उसने तभी मौका देखते हुए दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर मुखौटे वाले थैले को अपनी कार की डिक्की में डाल दिया और अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो गया। इधर तांत्रिक के शिष्य तय समय पर परमानंद की अगुवाई में डूमना नेचर पार्क की तरफ निकल चुके थे। शाम का समय पूरा होकर रात की आगोश में जा रहा था। शाम के करीब 7 बजे इन सभी लोगों से भरी हुई एक बस डूमना पार्क के अंदर पहुंची। पहले तो ये बस कुछ देर तक पार्क के बीचों बीच बनी हुई सड़क में चारों तरफ घूमती रही और बस के गेट पर खड़े होकर परमानंद एक तरह से इस जगह का मुआयना कर रहा था। पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने के बाद परमानंद ने ड्राइवर को एक कोने में बस रोकने के लिए कहा। बस के रुकते ही परमानंद बस के भीतर गया जहां सभी 25 लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे थे और उन सभी में एक अलग तरह की उत्सुकता दिख रही थी कि यहाँ वो सभी उनके गुरुजी के आदेश को पूरा करने जा रहे थे। परमानंद के आदेश से सभी लोग बस के नीचे उतरे। आप सभी लोग इस जंगल के अलग अलग कोने में निकल जाओ और हर एक पेड़ के नीचे अच्छे से देखो। कहीं ना कहीं इसी जंगल में वो मुखौटा है। हमें किसी भी तरीके से गुरुजी के पास वो मुखौटा जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। परमानंद ने सभी को आदेश देते हुए कहा। कुछ ही देर में सभी शिष्य पूरे डूमना पार्क में फैल गए। जिस डूमना पार्क में हर एक रात के समय निशाचरों और डरावने जीवों का साया हुआ करता था, वहां अब ऐसा लग रहा था जैसे सभी निशाचर सो गए थे और उन सभी की जगह तांत्रिक के इन गुलाम शिष्यों ने ले ली हो। देखते ही देखते सभी लोग डूमना के इस जंगल में ऐसे बिखर गए जैसे आज के ही दिन वो सभी मुखौटे को खोज लेंगे। सारा का सारा डूमना नेचर पार्क एक साथ जलाए गए 25 टॉर्च की दुधिया रोशनी से चमक उठा था। परमानंद एक कोने में खड़े होकर सभी 25 लोगों के क्रियाकलापों पर निगरानी रखे हुए था। तभी अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई और कुछ ही समय में ये बारिश घनघोर हो चुकी थी, लेकिन किसी ने भी अपना काम नहीं रोका। सभी तत्परता से मुखौटे को खोजने में लगे हुए थे और परमानंद उन पर नजर रखे हुए था। थोड़ी ही देर उनमें से एक शिष्य दौड़ता हुआ परमानंद के पास आ पहुंचा। उसके चेहरे की खुशी बता रही कि शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है। गुरुजी, मुझे मिल गया, पानी से लथपथ पी के शिष्य ने उत्सुकता से जैसे ही ये कहा तो परमानंद के चेहरे पर भी मुस्कान की लहर दौड़ गई।
क्या सच में उस शिष्य को मुखौटा मिल गया? क्या मुखौटे की वजह से कोई और गायब होने वाला है? क्या है इतने सारे लोगों के गायब होने के पीछे का राज? क्या करीम भी अब उस मुखौटे का शिकार होने वाला है? जानने के लिए सुनिए